Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be starting a new topic related to the reduction of multiple subsystems, where we will be discussing how we can reduce multiple subsystems through different schemes. Initially हम देखेंगे कि हमारे पास 3 different schemes हैं जो कि हम follow करेंगे where we can easily reduce these subsystems. जिसमें पहली जो है वो हमारी कैस्केड फॉर्म है, सेकंड इज़ दी पैरेलल फॉर्म एंड द थर्ड इज़ द फीडबैक फॉर्म. So in the previous lecture we have been discussing different individual subsystems कि जिनको हमने ब्लॉक डायग्राम या ब्लॉक्स की सूरत में देखा था कि जहाँ उसका एक इनपुट और एक आउटपुट हमें हम शो करते थे विद द हेल्प ऑफ अ ब्लॉक डायग्राम. इसके अलावा हमने कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स भी देखे कि जिनको हम डिफरेंट सब सिस्टम्स के तौर पे कंसिडर करते थे और उन सब सिस्टम्स को हम इंटरकनेक्ट करते थे टू रिप्रेजेंट द ओवरऑल सिस्टम. यहाँ पे जो बेसिकली रिस्पॉन्स है, जो सिंगल ट्रांसफ़र फंक्शन जो भी किसी भी सिस्टम का हम कैलकुलेट करते थे, हम उसको मल्टीपल सब सिस्टम के लिए भी शो करते थे. लेकिन ऐसा नहीं था कि हम जब भी सब सिस्टम्स को एनालाइज करते हैं तो हम मल्टीपल ट्रांसफ़र फंक्शंस को देखते हैं, बल्कि वी हैव टू कन्वर्ट ऑल दीज ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ दीज मल्टीपल सब सिस्टम्स टू अ सिंगल ट्रांसफ़र फंक्शन. और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर कोई एनालिटिकल टेक्निक जो है वो जो हमने इससे पहले भी डिस्कशन की अपने लेक्चर्स और चैप्टर्स में, वो अप्लाई करके उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की जो इन्फॉर्मेशन है उस पूरे के पूरे सिस्टम की वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं. इसी तरह अब जो हमारी डिस्कशन होगी वो हम मल्टीपल सब सिस्टम्स को देखेंगे कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन हैव डिफरेंट वेज. और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 2 डिफरेंट तरीक़ों की कि जिसमें हम किसी भी मल्टीपल सब सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. First one is we can represent any subsystem as a block diagram, और जो दूसरा है उसमें हम किसी भी सिग्नल फ्लो ग्राफ की शक्ल में किसी भी सबसिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इन दोनों के केस में बेसिकली हमारा जो एनालिसिस है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन दैट इज़ नॉट, वी कैन नॉट से कि जी लिमिटेड है और कोई डिज़ाइन टेक्निक जो है वो लिमिटेड है. लेट्स से ब्लॉक डायग्राम्स अगर हम यूज़ करते हैं फॉर नॉर्मली यूजिंग विद फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस और उसके डिज़ाइन के लिए, जबकि जब सिग्नल ग्राफ्स जो हैं वो ज़्यादातर हम स्टेट स्पेस एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं. ओके, सो जो सिग्नल फ्लो ग्राफ्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन बाय शोइंग डिफरेंट लाइंस, और जो सिग्नल्स हैं दे आर शोन विद स्मॉल सर्कुलर नोड्स. और इसी तरह बेसिकली वी कॉल दिस एज समिंग जंक्शंस. और यहाँ पे बेसिकली वी यूज़ इसे इन द प्रीवियस स्लाइड के हमारे पास जो सिग्नल फ्लो का इस्तेमाल है फॉर स्टेट स्पेस का जो एनालिसिस या उसका डिज़ाइन है, वी फाइंड इट मोर कन्वीनियंट टू यूज़ दिस सिग्नल फ्लो ग्राफ्स for state space analysis and design. Let's say for example if we can see in figure 3.10, इस figure 3.10 में जो graphical representation given है system की in the form of transfer function जो कि 3.10a में हमें given है, we can clearly relate it कि जी हमारे पास block में basically एक transfer function given है, whereas on one side we have the input as r of s and on the second side we have the output as c of s. So यहाँ पे if we can say कि जी अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास सिस्टम की मौजूद है स्टेट स्पेस में, तो स्टेट स्पेस के अलावा इसमें बेसिकली वी नीड टू हैव सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द स्टेट वेरिएबल. यानी अगर मैं बात करूं कि वी नीड टू हैव द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट वेरिएबल, तो वी कैन सी इन फिगर 3.10 कि जहां पे वी हैव द सिंगल ब्लॉक, यानी जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमने दिया था, तो जो सिंगल ब्लॉक ट्रांसफ़र फंक्शन है उसको
यहाँ पे 3.10b में 7 डिफरेंट ब्लॉक्स की और समिंग जंक्शन की ज़रूरत है टू शो के स्टेट वेरिएबल्स की क्या स्टेट है और क्या कंडीशंस है। सो वी कैन क्लियरली रिलेट इट कि जी 3.10a में हमारे पास जो सिस्टम गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन, हमारे पास सिंपल एक सिंगल ब्लॉक है, वेयर एज व्हेन वी आर गोइंग टू शो दिस पर्टिकुलर सिस्टम इन स्टेट स्पेस, जहाँ पे हमें हर एक स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, उसमें हमें 7 डिफरेंट ब्लॉक्स इंक्लूडिंग दी समिंग जंक्शन भी मौजूद होना लाजमी है, ताकि हमारे पास हर एक स्टेट की जो है वो इंफॉर्मेशन हमें मिले डिटेल में। Okay, so discussing about this particular signal flow graph, signal flow graphs के we have some advantages as comparing to block diagrams, जहाँ पे we can see in figure 3.10b के it is very quickly कि हम ये बहुत आसानी के साथ 3.10 को ड्रॉ कर सकते हैं as compared to 3.10a, जहाँ पे एक ट्रांसफ़र फंक्शन को अचीव करने के लिए वी नीड टू गो थ्रू डिफरेंट कैलकुलेशंस, जो हमने इससे पहले डिस्कशन की है। सो 3.10 इज़ कंपैरेटिवली मोर क्विक टू ड्रॉ। इसी तरीके से यहाँ पे वी कैन सी कि हम बासानी हमारा ये जो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन एक है, ये ज़्यादा जो है वो एम्फसाइज़ करता है स्टेट वेरिएबल्स की जो इंफॉर्मेशन है, या स्टेट वेरिएबल्स के मुतालिक जो भी मालूमात है वो हम बआसानी इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ इन अपकमिंग स्लाइड्स वी विल ट्राई टू डेवलप डिफरेंट टेक्निक्स कि जहाँ पे हम रिड्यूस करेंगे इन रिप्रेजेंटेशंस को टू अ सिंगल ट्रांसफर फंक्शन। ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा जो है वो यूज़ की जाएगी टू रिड्यूस दी ब्लॉक डायग्राम्स, और मेसन रूल हम आगे डिस्कस करेंगे एक कि जिससे हम जो सिग्नल फ्लो ग्राफ्स हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास ये मेथड्स हैं जो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, हम देखेंगे कि कोई सा भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्रीक्वेंसी डोमेन, या फिर अगर मैं स्टेट स्पेस एनालिसिस या डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, सो वी कैन यूज़ ईदर ऑफ दीज 2 मेथड्स। कि जैसे हमने बात की कि ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा के थ्रू हम जो है वो ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस कर सकते हैं, और मेसन रूल के थ्रू हम सिग्नल फ्लो ग्राफ्स को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कशन की है कि सब सिस्टम जो भी है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉक, और उस ब्लॉक में बेसिकली हमारे पास 3 डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमने से पिछली स्लाइड में भी डिस्कस की, और इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि उस ब्लॉक में हमारे पास एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, और उसी के साथ साथ उसका एक ट्रांसफ़र फंक्शन भी मौजूद है। जो हमने सब सिस्टम्स की बात की है, यानी मल्टीपल सब सिस्टम्स जहाँ पे मौजूद है हमारे पास एक पूरे सिस्टम पे काम करने के लिए, उसकी एक एग्जांपल हमारे पास है फिगर 5.1 में, जो कि एक स्पेस शटल के मल्टीपल सब सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करके हमारे पास दे रहा है कि एज यू कैन सी दिस लेबल डायग्राम ऑफ अ स्पेस शटल, जहाँ पे डिफरेंट सब सिस्टम्स हमारे पास काम कर रहे हैं, एंड फॉर एवरी सब सिस्टम obviously we will have a transfer function, or we will have some detail of that particular subsystems. Okay, so when we have multiple subsystems और हम उनको आपस में interconnect करने की बात करें, तो we need to have some more elements, schematic elements, जो कि हमें उसके block diagram में add करने ज़रूरी हैं। और ये जो नए ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, these are the new elements are summing junctions and pick off points. As you can see in figure 5.2 के जहाँ पे we have all the components जो कि ब्लॉक डायग्राम की सूरत में हमें नज़र आ रहे हैं, and they are representing the linear time invariant system, जो कि figure 5.2 में हम देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ दिस समिंग जंक्शन, जो कि 5.2c में हमें एक समिंग जंक्शन नज़र आ रहा है, दैट इज़ बेसिकली कि ये हमारे जो आउटपुट सिग्नल है C ऑफ S जो हम देख सकते हैं,
और सी ऑफ एस बेसिकली एक एल्जेब्रिक सम है ऑफ ऑल इनपुट सिग्नल्स. सो यू कैन सी कि वी हैव 3 different type of signals coming into the summing junction, which are R1 of S, R2 of S or R3 of S. R1 of S and R2 of S will be positive and R3 of S जो कि एक negative side से हमारे पास आ रहा है, so that is why we can put it as a negative in the summing junction. तो जो C of S है, that is the output signal that composed of algebraic sum of these R1, R2 and R3 of S as shown in figure 5.2c. Okay, so जो figure है basically that is showing us 3 different inputs जो हमने इससे पहले भी स्लाइड में डिस्कशन की, बट वी कैन से कि यहाँ जो नंबर्स हैं इनपुट के लाइक R1, R2, R3, वी कैन हैव एनी नंबर जो कि हम प्रेजेंट कर सकते हैं. इसी तरीके से एज शोन इन फिगर 5.2d के वी हैव द पिक ऑफ पॉइंट जो कि 5.2d में हमें नज़र आ रहा है. बेसिकली ये हमारा जो इनपुट सिग्नल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी R ऑफ S को एक इनपुट जो कि हमें गिवन है इस सिस्टम का ओवरऑल, उसको डिफरेंट इनपुट्स में आपको बेसिकली ये पिक ऑफ पॉइंट जो है वो कन्वर्ट करके दे रहा है. और वी कैन हैव डिफरेंट आउटपुट पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट. इसी तरीके से विल नाउ सी के देयर विल बी सम कॉमन टोपोलॉजीज इन ऑर्डर टू इंटरकनेक्ट दीज सबसिस्टम्स, कि जहाँ पे उन टोपोलॉजीज को यूज़ करते हुए हम अपने सब सिस्टम्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. एंड देन द एडवांटेज ऑफ इंटरकनेक्टिंग दीज सब सिस्टम्स इज़ दैट वी कैन डिराइव अ सिंगल ट्रांसफर फंक्शन जो कि रिप्रेजेंटेशन होगा हर एक उस सब सिस्टम की जो कि हम उस पूरे ओवरऑल सिस्टम में देख रहे होंगे. ये जो कॉमन टोपोलॉजीज़ हैं वो फिर हमारी बेसिस बनेंगी इन थ्रू विच वी कैन रिड्यूस मोर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम टू सिंगल ब्लॉक, के जहाँ हम जितने भी हमारे पास सब सिस्टम्स मौजूद हैं हम इन टोपोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए बेसिकली इनको रिड्यूस करेंगे टू अ सिंगल ब्लॉक. So in the upcoming slides we will be discussing those 2 to 3 different topologies in detail. Okay, so the first form of block diagram that we are now about to start discussing is cascade form. As you can see in figure 5.3a, जहाँ पे हमें एक example नज़र आ रही है of cascade subsystems. यहाँ पे बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग के वी विल हैव सम इंटरमीडिएट सिग्नल वैल्यूज जो कि हर सब सिस्टम के आउटपुट में हमें नज़र आ रही हैं. लेट्स से इफ़ वी कंसिडर दिस ब्लॉक डायग्राम 5.3a के जहाँ पे बेसिकली वी विल हैव द फर्स्ट सब सिस्टम जो कि जिसका ट्रांसफ़र फंक्शन है g1 ऑफ s और उसका जो इनपुट है दैट इज़ r ऑफ s एंड द आउटपुट इज़ x2 ऑफ s. तो जब हम इस x2 ऑफ s की इक्वेशन बनाते हैं तो थ्रू दिस ट्रांसफ़र फंक्शन की जो हमें इक्वेशन पता है यहाँ पे उसके थ्रू वी कैन सी कि x2 ऑफ s इज़ इक्वल्स टू g1 ऑफ s इनटू r ऑफ s. इसी तरीके से इसके साथ कनेक्टेड एक और कैस्केडेड जो ब्लॉक है सब सिस्टम है दैट इज़ g2 ऑफ s. अब g2 ऑफ s में जो इनपुट है दैट इज़ x2 ऑफ s एंड वी ऑलरेडी नो कि g2 ऑफ s x2 ऑफ s कैन बी कैलकुलेटेड बाय थ्रू द प्रोडक्ट ऑफ g1 ऑफ s इनटू r ऑफ s. तो जो g2 ऑफ s का जो आउटपुट है दैट इज़ x1 ऑफ s नाउ विल बी द प्रोडक्ट ऑफ g2 ऑफ s जो कि उसका अपना ट्रांसफ़र फंक्शन था और जो कि उसके बाद g1 ऑफ s एंड r ऑफ s था, यानी कि which is x2 of s. So in this way we can proceed to g3 of s as well, or finally we will have the equation for c of s. So we can see that each of the signal is derived from the product. एक product है जिसमें input times the transfer function जो भी मौजूद है उस particular subsystem का. तो जो equivalent transfer function है we can call it as ge of s, जो कि फिगर 5.3b में हमें नज़र आ रहा है कि जहाँ पे वी हैव दी आउटपुट लेप्लास ट्रांसफॉर्म जिसमें हम इसको अगर डिवाइड करें बाय इट्स इनपुट लेप्लास ट्रांसफॉर्म सो वी कैन गेट दी फिगर 5.3a.
और वी कैन से कि जो हमारा इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन है जी ई ऑफ एस, दैट इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ जी3 ऑफ एस, जी2 ऑफ एस इंटू जी1 ऑफ एस, जो कि इन तमाम सब सिस्टम्स के ट्रांसफर फंक्शन का प्रोडक्ट है. Okay, so now as we discussed equation 5.1, जहाँ पे we have seen के जो cascaded systems हैं basically उनके जो transfer functions हैं we can take the product of those cascaded transfer functions. So let's say for example if we see के equation number 5.1 जो हमने drive की है under that assumptions के जो interconnected subsystems हैं वो आपस में एक दूसरे को यानी अपने adjacent loads या अपने adjacent जो सब सिस्टम्स हैं उनको लोड उन पे नहीं डाल रहे हैं मजीद, या देयर इज़ नो सच चेंज इन दैट इन देयर आउटपुट्स. सो दैट इज़ कि अगर हम बात करें कि जो सिस्टम का सब सिस्टम किसी भी सब सिस्टम का आउटपुट है वो सेम रहेगा, जबकि हम बात कर रहे हैं कि जो उसके इर्द गिर्द के जो सब सिस्टम्स हैं वो उसके साथ आया कनेक्टेड हैं या नहीं है. इसी तरीके से इफ़ वी से कि जी देयर इज़ एनी चेंज इन द आउटपुट, यानी कोई भी आउटपुट में कोई चेंज है तो उसके जो इर्द गिर्द के यानी जो सब्सिक्वेंट सिस्टम्स हैं वो लोड अगर करते हैं आपके प्रीवियस सब सिस्टम्स को, या जो इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन है वो फिर सिंपली प्रोडक्ट नहीं होगा जिस तरह हमने इक्वेशन 5.1 में देखा कि इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन का ये प्रोडक्ट है. सो इन दैट केस बिकॉज दैट ट्रांसफर फंक्शन इज अफेक्टिंग विद इन रिस्पेक्ट ऑफ लोड, तो हमारे पास वो सिंपल पे प्रोडक्ट मौजूद नहीं रहेगा इस तरह का. Okay, so now when we are discussing this problem जो हमने इससे पिछली स्लाइड में डिस्कस किया about loading, कि किस तरीके से वो फिर जो हमारी इक्वेशन 5.1 है which is we say कि जी कैस्केडेड ट्रांसफर फंक्शन कैस्केडेड सब सिस्टम्स जो हैं उनको ट्रांसफर फंक्शंस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ सो दैट विल बी द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन या इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द होल सिस्टम. लेकिन हमने बात की कि कुछ केसेस में लेट्स से जो एडजेसेंट सब सिस्टम्स हैं उन पे कोई लोड आता है, उनके आउटपुट डिफरेंट होता है. सो वी विल कंसिडर द एग्जांपल फॉर दैट. लेट्स से फॉर एग्जांपल वी कंसिडर द नेटवर्क ऑफ फिगर 5.4a कि जहाँ पे वी हैव एन हमारे पास एक आरसी सर्किट गिवन है विद रेजिस्टेंस एंड अ कैपेसिटर, और उसमें वी कैन से कि वी हैव द आउटपुट मेजर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर विच इज़ V1 ऑफ S. इसी तरीके से जो इनपुट है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज सोर्स इज़ VI ऑफ S. So if we take the transfer function of this particular case, figure 5.4a, so that will be G1 of S, which is V1 of S over VI of S. After getting the transfer function equation and putting the values for these resistance and capacitor, जो transfer function हमारे पास overall बना है, that is 1 over R1 C1 over S plus 1 over R1 C1, जो कि equation 5.2 है. इसी तरीके से हम एक और दूसरा सिस्टम कंसिडर करते हैं आरसी सर्किट का, विच इज़ शोन इन फिगर 5.4b, which has the following transfer function के जहाँ पे we have an input as V1 of S and the output is measured across again there is capacitor C2. तो उसमें जो ट्रांसफर फंक्शन बना है G2 of S, that will be equal to V2S over V1 of S. Now when we put the value of resistance and capacitor, we get the equation 5.3 as 1 over R2 C2 over S plus 1 over R2 C2. So now we can see कि हमारे पास एक सिस्टम था 5.4a में, एक 5.4b में, दोनों के अपने अपने ट्रांसफर फंक्शंस यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं. नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि इफ़ वी ट्राई टू कैस्केड दीज टू सिस्टम्स, यानी इन दोनों सिस्टम्स को अगर हम कैस्केड करेंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या होगा. ओके, सो नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल जो हमने इससे पहले सिस्टम्स देखे हैं 5.3 इक्वेशन फिगर में A और B में, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ वी से कि हम उन दोनों नेटवर्क्स को इस तरह से रखेंगे दोनों कैस्केड हों, तो the system will be somehow like as shown in figure 5.4c
कि जहाँ पे हमारे पास हमने दोनों सिस्टम्स को जो पार्ट ए में फिगर ए और बी में दिए हुए थे, हम दोनों को हमने कैस्केड कर दिया. सो नाउ वी कैन वेरीफाई द ट्रांसफर फंक्शन. अगर हम यहाँ पे लूप या नोड इक्वेशन अप्लाई करें, सो वी गेट द इक्वेशन एज फॉर द होल सिस्टम जो 5.4c में गिवन है as the transfer function shown in figure in equation 5.4. लेकिन अगर मैं इक्वेशन 5.1 यूज़ करूं जो कि कैस्केड करने की थी, जिसमें हम इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन को कहते हैं कि दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ दीज टू सिस्टम्स, तो उस केस में वी कैन सी कि g of s इज इक्वल्स टू g2 of s इंटू g of 1 of s. तो दोनों केसेस में 5.4 और 5.5 इक्वेशंस दे आर नॉट द सेम. एंड अगेन जो इक्वेशन 5.4 है, इसमें एक और टर्म जो है वो हमारे पास है जो कि विद द कोफिशिएंट ऑफ s जो है वो अपेयर हो रहा है इन द डिनोमिनेटर साइड पे. सो इट मीन्स के दोनों अगर हम कैस्केड कर रहे हैं या हम उसमें लूप इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में द ट्रांसफर फंक्शन जो है फॉर द होल सिस्टम is not the same. Okay, so as we discussed in the previous slides के हमारे पास जो भी हमने एक RC सर्किट देखा कि जहाँ हम जब दो RC सर्किट्स को आपस में कैस्केड करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है ट्रांसफ़र फंक्शन का, इंडिविजुअल ट्रांसफ़र फंक्शन का सबसिस्टम्स के, that will not be equal to that ट्रांसफ़र फंक्शन जो कि हम उसके आउटपुट और इनपुट जो रेशो लेते हैं उसमें हमने देखा. यानी 5.4 इक्वेशन वाज नॉट इक्वल टू 5.5 एंड दैट वाज ड्यू के जी जो हमारे पास जो लोड है बिकॉज ऑफ द सब्सिक्वेंट सिस्टम लोड जो प्रीवियस सबसिस्टम है, तो उसकी वजह से जो इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन है इज़ नॉट सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ट्रांसफर फंक्शंस. तो in order to avoid this thing or prevent this thing from loading, we use the amplifier between the two networks. जो हम देख सकते हैं फिगर 5.4d में हमें नज़र आ रहा है कि we have two networks connected in cascade, but in between we have an amplifier जो हमने k से जिसको डिनोट किया हुआ है. So इस पर्टिकुलर जो हमारे पास बेसिकली हमने एम्पलीफायर कनेक्ट किया है, इस एम्पलीफायर में हम देखें तो हमारे पास हाई इम्पीडेंस इनपुट है ताकि जो लोड जो प्रीवियस नेटवर्क में डल रहा है वो ना डले, और जो आउटपुट साइड है उसका उसमें हमारे पास लो इम्पीडेंस है आउटपुट साइड पे, बिकॉज ताकि जो नेक्स्ट नेटवर्क है यानी जो सेकंड नेटवर्क है वो इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर को या इस सिस्टम को एक प्योर वोल्टेज सोर्स के तौर पे डील करे एक आने वाले जो उसके बाद के जो नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं कैस्केड में. तो बिकॉज ऑफ दिस एम्पलीफायर जो कि इंक्लूड किया है हमने, जो इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन है वो अब हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट है ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन और जो गेन है के ऑफ द एम्पलीफायर. So that is why we can see in figure 5.4d that the total transfer function GT of S जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं, that is basically V2S over VIS. So now we can say कि अब हमारा जो पहला सिस्टम था और जो दूसरा सबसिस्टम है, दोनों के ट्रांसफर फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी ऑल्सो मल्टीप्लाई द गेन ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्पलीफायर के. तो अब ये हमारे पास जो है बेसिकली बराबर होगा. और इस केस में भी ऑब्वियसली वी कैन से कि हमने जो इस गेन को इंक्लूड किया है इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट लोडिंग फिनोमेना जो हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया था. ओके, सो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ब्लॉक डायग्राम्स जो अब हम देखने लगे हैं, दैट इज़ पैरेलल फॉर्म. As you can see in figure 5.5 जहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल हमें नज़र आ रही है of a parallel subsystem. इस parallel subsystem में we can see कि we have same input going to all the transfer functions. यानी हमारे पास तीन ट्रांसफर फंक्शंस फिगर 5.5a में गिवन हैं which are g1 of s, g2 of s and g3 of s. अब वी कैन सी कि फ्रॉम द फिगर के तीनों ट्रांसफर फंक्शंस में हमारे पास r ऑफ s का जो इनपुट है वो जा रहा है.
So from there we can predict the output x1 of x as x2 of s, x3 of s, and that will be the product of rs into g1 of s, as like for other g2 of s होगा, g3 of s होगा, and then we put all these outputs into one summing block, यानी summation block में देंगे, and depending on the sign, whether it's plus or it's minus for all these outputs, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा C of S, that will be the sum of all these transfer functions, यानी G1 of S, G2 of S, G3 of S, depending on whatever the sign is, और इसको फिर मल्टीप्लाई हम करते हैं R of S से in order to get the overall transfer function of this system. So basically ये जो parallel subsystems हैं, they have a common input and it has an output जो कि algebraic sum है of all the outputs from the subsystems. तो जो हमारा equivalent transfer function जो बनता है, that is GE of S, जिसको हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो basically output transform जो भी है divided by the input transform, जो कि हमें figure 5.5a से नज़र आ रहा है. So we will have the equation for equivalent transfer function as GE of S equals to plus minus G1 of S plus minus G2 of S plus minus G3 of S, जो कि एक algebraic sum है तमाम subsystems के transfer functions का, जो कि हमें equation 5.5b में हम देख सकते हैं कि we have the overall transfer function of all the subsystems. Okay, so after discussing two different type of block diagrams, जो हमने topologies देखी, एक cascade form देखी हमने, फिर parallel form देखी. Now we will be starting the third form, which is the feedback form. In this particular topology, हमारे पास जो feedback form जिसको हम कहते हैं, basically this feedback system जब भी हम उसकी बात करते हैं, so that becomes the basis of our study जब हम कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग को डिस्कस करते हैं. सो हमने इससे पहले डिस्कशन भी की थी इन द वेरी इनिशियल लेक्चर्स के वी डिफाइंड टू डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स. वन इज़ द ओपन लूप सिस्टम एंड द अदर वन इज़ क्लोज लूप सिस्टम. और हमने क्लोज लूप सिस्टम्स की कुछ एडवांटेजेस भी देखी थी. तो बेसिकली दीज क्लोज लूप सिस्टम्स आर द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स विच हैव एडवांटेज ओवर द ओपन लूप सिस्टम्स. तो जैसे जैसे हम आगे मज़ीद डिस्कशन अपनी बढ़ाएंगे, वी विल फोकस मोर ऑन द एनालिसिस एंड द डिज़ाइन साइड ऑफ दिस फीडबैक सिस्टम्स. सो व्हाट वी विल डू इन द अपकमिंग स्लाइड, दैट वी विल ट्राई टू डिराइव द ट्रांसफर फंक्शन जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे सिस्टम को फ्रॉम इट्स आउटपुट टू इट्स इनपुट, यानी एक सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन where we know that what is the input of that system and what will be the output. So basically in 5.6 figure A you can clearly see a typical feedback system जहाँ पे हमारे पास basically we have an input, we have an input transducer with its own transfer function G1 of S. उसके बाद हमारे पास एक summing block है basically that is used in order to find out the error, जो कि जिसको हम actuating signal भी कहते हैं. So that is basically कि हमारे पास जो भी input आ रहा है from the transducer side that will be subtracted from the feedback loop, और इस feedback loop में हमारे पास जो भी feedback का transfer function है जिसको हमने GH2 of S से denote किया है, with that we have also a cascading output transducer जिसको हमने H1 of S से denote किया है. After this E of S we have a controller जिसका transfer function G2 of S है. Plant we have the transfer function G3 of S. So it makes the output C of S. In figure B 5.6b में हमने इसी अपने 5.6a के जो feedback control system है उसको एक simplified model के तौर पे present किया है, where we have again the input R of S and we have an error E of S. और वी हैव सिंप्लीफाइड दी ट्रांसफ़र फंक्शन. लेट्स से जो कंट्रोलर और प्लांट का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है यानी G2 और G3 ऑफ S दोनों जो हैं उसको हमने यहाँ पे G ऑफ S का नाम दिया लेट्स से, एंड एवरीथिंग दैट वी हैव इन द फीडबैक लूप विच इज़ H2 ऑफ S एंड H1 ऑफ S रिप्रेजेंटिंग फीडबैक एंड द आउटपुट ट्रांसड्यूसर, उसको हमने H ऑफ S से डिनोट करके उसको फीडबैक कहा है, एंड फ्रॉम देयर वी गेट द आउटपुट एज C ऑफ S.
Okay, so as we were discussing in the previous slide about feedback form जो हम देख रहे हैं ब्लॉक डायग्राम की, हमने उसका डायग्राम भी देखा 5.6a में और सिंप्लीफाइड डायग्राम देखा 5.6b में. नाउ वी कैन से कि जी अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म की बात करूं बाय लुकिंग एट द डायग्राम, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म थी 5.6b को अगर मैं रेफ़र करूं तो इन दैट पर्टिकुलर डायग्राम अगर मैं e ऑफ s निकालना चाहता हूं, so that e of s will be equals to r of s which is the input, यानी समर के बाद जो लगा हुआ है e of s, तो उसमें r of s जो है वो प्लस साइन के साथ आ रहा है और प्लस माइनस के साथ जो एक्चुएटिंग एरर कैलकुलेट करने के लिए जो h of s का टर्म है. सो वी मेक द इक्वेशन 5.7 एज फ्रॉम सिंप्लीफाइड मॉडल एज e of s equals to r of s प्लस माइनस c of s into h of s. अब हमें इससे पहले हमने डिस्कशन की थी कि अगर मैं c ऑफ s की बात करूं यानी सिर्फ आउटपुट की बात करूं तो दैट आउटपुट विल बी इक्वल टू इनपुट इनटू ट्रांसफर फंक्शन. फ्रॉम अगेन सिंप्लीफाइड मॉडल में अगर c ऑफ s की इक्वेशन बनाएं सो दैट विल बी es इनटू gs. सो वहाँ पे अगर मैं e ऑफ s का टर्म देखूं सो आई विल हैव द इक्वेशन एज आउटपुट ओवर ट्रांसफर फंक्शन विल गिव मी द इनपुट यानी c ऑफ s ओवर g ऑफ s. So now if we substitute equation 5.8 in 5.7 यानी e of s की जो वैल्यू है cs over gs from equation 5.8 उसको मैं 5.7 में अगर पुट कर दूं और फिर मैं सॉल्व करूं फॉर द ट्रांसफर फंक्शन c of s over r of s, जिसको मैं अब यहाँ पे कहूँगा कि मेरे पास जो ओवरऑल इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन ge of s की वैल्यू, तो वी विल ऑब्टेन अ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से होगा ge of s इक्वल्स g of s ओवर 1 प्लस माइनस g of s इंटू h of s. और इसको फिर हमने फिगर 5.6 में यू कैन सी वी हैव इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन विच फ्रॉम वेयर वी हैव द इनपुट एज r of s, आउटपुट एज c of s, और जो टोटल ट्रांसफर फंक्शन है जिसमें हमने एरर को बेसिकली इंक्लूड किया है और हमने एरर के टर्म को वहाँ से रिमूव किया है बाय यूजिंग द इक्वेशन 5.7 एंड 5.8. सो द ट्रांसफर फंक्शन विल बिकम g of s ओवर 1 प्लस माइनस g of s इंटू h of s. सो जो प्रोडक्ट है यहाँ पे इन द डिनोमिनेटर इफ यू कैन सी g of s इंटू h of s का जो डिनोमिनेटर है इक्वेशन 5.9 में, इसको हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन या फिर इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से इट एज लूप गेन. Okay, so far we have seen three different types of configurations जो हमने देखी. सबसे पहले we have seen the cascade form, then we have seen again the other one जिसमें हमने cascade के बाद parallel form देखी, फिर हमने feedback form देखी. So these three configurations we have seen for multiple subsystems. और हर एक में हमने किया क्या कि हमने एक equivalent transfer function मालूम किया and then we modified the diagram. So since we say कि जी ये जो तीनों हमारे पास forms हैं they are combined into a complex arrangement in एक physical system में मैं अगर बात करूँ अब, so इन तीनों topologies का समझना और इनको आइडेंटिफाई करना कि हाउ यू विल बी गेटिंग द इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन इज अ प्रीरेक्विजिट टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन फॉर द कॉम्प्लेक्स सिस्टम. अब जो है हम नेक्स्ट सेक्शन में जो डिस्कशन अब करेंगे वी विल ट्राई टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसमें जो कंपोज करता है बेसिकली मल्टीपल सब सिस्टम में टू अ सिंगल ट्रांसफर फंक्शंस. ओके, सो आफ्टर डिस्कसिंग द थ्री डिफरेंट फेमिलियर फॉर्म्स जो हमने देखे कैस्केड, पैरेलल एंड फीडबैक फॉर्म जो हमने देखा, सो after discussing those block diagrams, before we begin कि जी हम reduced block diagram की तरफ जाएं, we have to understand कि जी जो हमारी ये familiar forms थी तीनों जो हमने इससे पहले slides में discuss की हैं, it is not always कि हम simply इन्हीं तीनों forms को apply करें किसी भी system के block system के ऊपर and we get the transfer function. फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एक अगर हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कंसिडर करें कि अगर मैं फीडबैक फॉर्म की बात करूं और जो हमने इससे पहले पिक ऑफ पॉइंट की बात की थी कि अगर कोई एक पिक ऑफ पॉइंट है जहां पे तमाम इनपुट्स जो हैं वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं टू डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शंस,
तो अगर ये पिक ऑफ पॉइंट जो है वो एक समिंग जंक्शन के बाद मौजूद है, तो इस पर्टिकुलर केस में हम फीडबैक फॉर्म या फीडबैक फार्मूला जो हम फीडबैक सिस्टम को रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं सिंगल ब्लॉक पे, वो हम यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज जो सिग्नल है वो बेसिकली अल्टीमेटली इट विल डिसअपीयर और हमारे पास दोबारा से उस सिग्नल को रीस्टैब्लिश करने के लिए कोई मज़ीद पिक ऑफ पॉइंट मौजूद नहीं है। तो अब जो हमारी डिस्कशन है दैट विल बी मोर फोकस्ड ऑन डिस्कसिंग दीज टाइप ऑफ इश्यूज़ कि जहाँ पे जो बेसिक ब्लॉक है अगर वो मूव करता है, जो जिसमें हमने कहा कि इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश कोई फेमिलियर फॉर्म जो हमने इससे पहले डिस्कस की हैं, सो इन केसेस में हम किस तरीके से उसको डील करेंगे बाय मूविंग डिफरेंट ब्लॉक्स। एंड देन इन पर्टिकुलर हम ये देखेंगे कि हाउ वी हैव टू मूव द ब्लॉक लेफ़्ट और राइट, जहाँ पे बेसिकली लेफ़्ट और राइट से मुराद हम ये कि वी हैव टू लुक फॉर द समिंग जंक्शन और पिक ऑफ पॉइंट को देखते हुए हम लेफ़्ट या राइट अगर मूव करेंगे तो वो किस तरह से मूवमेंट होगी डिफरेंट ब्लॉक्स की। Okay, so to extend our discussion of moving block to create familiar forms, जो हमने इससे पहले बात की थी कि हम अब यहाँ पे दो तरह के जो केसेस देखने हैं हमने। एक तो ये कि जब हमारे पास जो बेसिकली समिंग जंक्शन से लेफ़्ट और राइट साइड पे हम मूव करते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन को या किसी भी ब्लॉक को, या फिर अगर मैं बात करूँ पिक ऑफ पॉइंट की, तो पिक ऑफ पॉइंट की लेफ़्ट या राइट साइड पे हम मूव करवाएं किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन को। सो एज यू कैन सी इन फिगर 5.7 जहाँ पे हमें इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम नज़र आ रहा है, जहाँ व्हेन वी हैव द ट्रांसफ़र फंक्शन we see कि either we move this transfer function जिसको g of s you can see in the figure 5.7 कि हमने या तो ट्रांसफ़र फंक्शन को समिंग जंक्शन से लेफ़्ट साइड पे मूव किया है या फिर राइट साइड पे मूव किया है। इसी तरीके से फिगर 5.8 में हमें इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम्स नज़र आ रहे हैं जहाँ पे हम ट्रांसफ़र फंक्शन को या तो लेफ़्ट साइड ऑफ द पिक ऑफ पॉइंट मूव कर रहे हैं या फिर राइट साइड ऑफ द पिकअप पॉइंट मूव कर रहे हैं। इसी तरह जो डायग्राम में यू कैन सी दी साइन ऑफ इक्विवेलेंट टू विद 3 डिफरेंट बार्स। सो दिस इक्विवेलेंस मीन्स कि हम अपने ब्लॉक डायग्राम को एक सिंगल ट्रांसफ़र फंक्शन में रिड्यूस कर सकते हैं व्हेन वी हैव मल्टीपल ब्लॉक्स एंड दैट विल बी बेसिकली इक्विवेलेंट। सो this way we can see कि if we consider figure 5.7 अगर मैं बात करूँ जहाँ पे हमने ब्लॉक डायग्राम यानी ट्रांसफ़र फंक्शन जो है यहाँ पे हम समिंग जंक्शन के लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, लाइक ए फिगर में अगर मैं लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा हूँ तो उसके इक्विवेलेंट सर्किट बराबर होगा बेसिकली कि इफ़ यू कैन सी आर ऑफ एस और एक्स ऑफ एस समिंग जंक्शन के अंदर आ रहा है फिगर 5.7 ए में, और उसके बाद हमारे पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन है जी ऑफ एस एंड देन वी गेट दी आउटपुट। So this is equivalent कि when we move this whole transfer function to the left side of the summing, तो उसमें हमारे पास जो दूसरा जो summing junction है जहाँ x of s आ रहा था, so there will have another g of s transfer function because we are moving this particular g of s जो कि पहले right side पे था left side पे लेकर आ रहे हैं। Similarly if we consider कि जी हमारे पास यहाँ पे जो summing जंक्शन के लेफ़्ट साइड पे ट्रांसफ़र फंक्शन था यानी आर ऑफ एस से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है जी ऑफ एस, तो इफ़ यू वांट टू ब्रिंग इट टू द राइट साइड सो वी हैव टू इंक्लूड दिस एज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस ट्रांसफ़र फंक्शन इन दी विद एक्स ऑफ एस। यानी इफ़ यू कैन सी इन द इक्विवेलेंट सर्किट 5.7b में ब्लॉक डायग्राम में देखें जो राइट साइड है, so you can see R of s summing and then we will have a 1 over gs and it is coming with x of s as plus minus and we have now moved this left side पे जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन था उसको हमने राइट साइड पे मूव कर दिया है। So as we were discussing in both figures 5.7 5.8 दोनों में जो इक्विवेलेंस है वो वेरीफाई हम कर सकते हैं by
ट्रेसिंग द सिग्नल्स, यानी अगर मैं सिग्नल्स को देखूं एट द इनपुट थ्रू द आउटपुट साइड, और फिर मैं रिकग्नाइज करूं या देखूं कि जो हमारा आउटपुट सिग्नल है वो क्या आइडेंटिकल है दोनों केसेस में. सो वी विल फाइंड आउट, वी विल सी कि देयर इज बोथ आउटपुट सिग्नल्स आर आइडेंटिकल. फॉर एग्जाम्पल, जो हमने इससे पहले भी बात की कि 5.7a में अगर मैंने देखा कि वी हैव आर ऑफ एस एंड एक्स ऑफ एस विच आर मल्टीप्लाइड विद जी ऑफ एस, ठीक है जी, बिफोर वी गेट द आउटपुट सी ऑफ एस. तो उस केस में वी कैन सी फिगर 5.7a में कि वी हैव अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर ऑफ एस and x of s to in order to obtain the g of s before we get the output which is c of s. So as we were saying, discussing कि both block diagrams ये equivalent होते हैं with let's say we see कि cs की अगर मैं equation बनाऊँ इस केस में, so we will have cs equals to rs into gs, यानी rs मल्टीप्लाई हो रहा है gs से, उसके बाद वी हैव प्लस माइनस टर्म एंड वी आर हैविंग x ऑफ s ओवर g ऑफ s. तो ये इक्वेशन हमें 5.7a में जो राइट हैंड साइड है वहाँ से हमें मिल रही है. इन फिगर 5.7b अगर वहाँ पे हम देखें कि r ऑफ s जो है वो बेसिकली इट इज़ गेटिंग मल्टीप्लाई विद बेसिकली आर g ऑफ s, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे, बिफोर वी गेट द आउटपुट विच इज c ऑफ s. तो but x of s is not there. So basically both the block diagrams जो हमें figure 5.7b में नज़र आ रहा है, both of them these block diagrams are equivalent with c of s where we have r of s into g of s plus minus x of s. For इसी तरह बिल्कुल हम pick of point की example देखें जहाँ पे before we have any input जो apply हो रहा है, तो if we have anything on the left hand side, right hand side or left hand side, we can move it accordingly as shown in figure 5.8. तो वहाँ पे भी एक similar reasoning हमारे पास मौजूद है जो हमने summing junction के लिए consider की थी, and we will have similar results for both जो हमारे पास block diagrams हैं figure 5.8a or figure 5.8b में. Okay, so now we can understand this movement of block diagram reduction via familiar forms through a problem. यहाँ पे हमें फिगर 5.9 में एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है, हमने इसको रिड्यूस करना है टू अ सिंगल ट्रांसफर फंक्शन. So you can see that we have in this 5.9 figure we have three different summing junctions. We have one transfer function जो कि r of s के बिल्कुल साथ g1 of s में connected है, and then after three summing junctions we have two different transfer functions g2 of s and g3 of s. और दोनों तीनों समिंग जंक्शंस के साथ हमारे पास तीन डिफरेंट फीडबैक ब्लॉक मौजूद हैं, h1 of s, h2 of s and h3 of s, और इसी के साथ साथ जो आउटपुट है दैट इज़ कनेक्टेड विद g3 of s. So to solve this example we can start with the very first step कि हमारे जो तीनों समिंग जंक्शंस हैं हम इनको बासानी एक सिंगल समिंग जंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं बाय लुकिंग एट दी साइंस इन द फीडबैक के पहले h1 of s, h2 of s और h3 of s की जो माइनस प्लस और माइनस की साइंस हैं इनको हम कनेक्ट कर सकते हैं. सो यू कैन सी फिगर 5.10 दैट इज़ शोन जहाँ पे हमने इन तीनों समिंग जंक्शंस को एक सिंगल समिंग जंक्शन से रिप्लेस किया. Okay, after getting the three different summing as one summing junction, the next thing is if we look at the diagram figure 5.10a, यहाँ पे हमारे पास तीन different feedback functions हैं, एक h1 of s, h2 of s और h3 of s. इन तीनों को अगर हम देखें so they are connected in parallel and they are coming from the same common signal source. तो उनका आउटपुट जो है वी कैन बेसिकली सम ऑल दीज थ्री इनटू वन. सो दैट इज़ व्हाई वी कैन सी इन फिगर 5.10b कि जहाँ पे हमने इन तीनों फीडबैक जंक्शंस को या फंक्शंस को एक ब्लॉक के अंदर लिखा है विच इज़ h1 of s minus h2 of s plus h3 of s.
So the important thing to note है कि ये जो signs हैं ये किस तरह से हमने यहाँ पे रखी हैं. We have put the जो summing की तरफ जो signs आ रहा है that is negative, you can see. Previously we had 3 different lines going to the summing junction. अब हमने यहाँ single sign रखी है. So if we open this minus sign, so it means के minus और H1 of S की figure 5.10b में जो sign है this is positive, minus plus minus, so it means it will have to satisfy the sign in figure 5.10a. so minus sign हमने समर में कॉमन रखा है 5.10b में, और उसके बाद हमने ये H1FS माइनस H2FS प्लस H3FS को आपस में कंबाइन कर दिया है इस पर्टिकुलर डायग्राम में. Okay, so after converging these summers, जो 3 summers थे उसको हमने एक में कन्वर्ट किया, 3 different feedback functions थे उनको हमने एक में कन्वर्ट किया. Now you can see कि हमारे पास जो फिगर 5.10 में जो 10A और B में जो G2 और G3 हैं दोनों के दरमियान कोई और सिग्नल मौजूद नहीं है. So we can easily cascade these 2 transfer functions. So to cascade we can see that we can write G3 into G2 of S. अब जो ये equivalent हमारे पास transfer function है that is now the product of G3 of S into G2 of S. और we can see it in figure 5.10 जहाँ पे हमने तीनों summers को basically converge कर दिया. एक summer में जो feedback function था उसको हमने एक में कन्वर्ट कर दिया, और इसी तरह जो हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन थे उनको हमने कैस्केड करके एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम हमारे पास यहाँ पे अचीव हो गई है. सो द फाइनल स्टेप विल बी कि जो हमारे पास फीडबैक सिस्टम एक मौजूद है उसको हमने रिड्यूस किया, और फिर वी कैन मल्टीप्लाई इट विद G1 of S बिकॉज R of S इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड विद G1 of S. And we can get the equivalent transfer function जो कि we can see in figure 5.10c. So with that we have seen कि किस तरीके से हम किसी भी ब्लॉक डायग्राम को अगर रिड्यूस करते हैं, so one by one we can reduce the sum. We have reduced the summers, and then we reduce the feedback function, and finally we reduce the cascaded transfer functions जो कि हमारे पास किसी भी ब्लॉक डायग्राम में given थे. Okay, so there is another problem for the students to attempt and solve for the solution. So with that we end up with this today's lectures of block diagrams. Hope to see you in the next lecture. Till then, thank you very much and Allah Hafiz.